So we'll start with the remaining numericals of this chapter. उसमें से एग्जाम्पल 7.5 विल बी गिवन एज एन असाइनमेंट टू यू. 2 या 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिलेंगे, तो यू आर सपोज टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. तो एग्जाम्पल नंबर 7.5 इज असाइनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7.6. ये क्वेश्चन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जेई नीट, तो अच्छे से इसको समझ लो. व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ अ थिन फिल्म which when kept near one of the slits shifts the central fringe by 5 mm for incident light of wavelength 5400 angstrom in Young's double slit experiment. The refractive index of the material of film is 1.1 and the distance between the slits is 0.5 mm. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए. What must be the thickness of a thin film? You know what is a thin film? Thin film is a film which has the thickness of few micrometer or few millimeter, which when kept near the slits, one of the slits का मतलब क्या? तो first of all, do you remember Young's double slit experiment का सेटअप याद है आपको? एक स्क्रीन होता है, you have 2 slits, and obviously you have a monochromatic source of light. और इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से 2 स्लिट्स इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं. यहाँ पे एक स्लिट है S2, यहाँ पे एक स्लिट है S1. एंड सो फॉर हमको पता क्या है? हमको पता ये है कि एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन व्हाट इज फॉर्म? मैक्सिमा, जिसको आप 0th ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हो, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में यू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस राइट एट द सेंटर, देन ऑन द बोथ साइड यू हैव फर्स्ट मिनिमा, मतलब फर्स्ट डार्क बैंड, फिर वापस से ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये जो सेंटर है, क्योंकि इसमें एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो आंसर नहीं आएगा. वेरी सिंपल थिंग. तो यहाँ पे सेंटर में व्हाट इज नॉर्मली फॉर्म्ड इज मैक्सिमा, 0th ऑर्डर मैक्सिमा. फिर इसके दोनों साइड पे बनता है मिनिमा, फिर वापस से बनता है मैक्सिमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऐसा ये पैटर्न होता है. दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. अब इंटेंशनली, जानबूझ के, जस्ट ऑन इंटेंशन, हम जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूं फॉर सम रीजन. है वही सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ कोई अलग नहीं है, तो सारे के सारे फ्रिंजेस सेम कलर के ही बनेंगे. जस्ट ऑन इंटेंशन आई एम शोइंग दिस एज ग्रीन कलर. व्हाट हैपेंस इज, अगर हमने ये जो स्लिट हमारे पास थे, 2 स्लिट थे ना, एक S1 स्लिट था, एक S2 स्लिट था. अगर दोनों में से किसी भी एक के आगे, दोनों में से S1 और S2 में से किसी भी एक के आगे हम लोग इसके आगे एक थिन फिल्म रख देते हैं. थिन फिल्म मतलब सम मटेरियल विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 बोला तो एयर बन जाएगा वो. तो इफ यू पुट एनी फिल्म हियर जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मे बी 1.1, मे बी 1.2, मे बी 1.3, मे बी 1.4, मे बी ग्लास, व्हाटएवर इट इज. तो इस केस में होता क्या है, ये पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है. या तो नीचे शिफ्ट होगा या तो ऊपर शिफ्ट होगा. अगर आपने थिन फिल्म S2 के आगे रखा है तो पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा. इसलिए मैंने बोला जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर आपने इसको यहाँ लगाया होता तो ये पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होता. तो द आइडिया हियर इज दैट द होल पैटर्न विल शिफ्ट. तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है, what must be the thickness of a thin film? What must be the thickness of thin film? तो ये जो थिन फिल्म है इसका जो थिकनेस है, लेट अस से इसका थिकनेस कितना है? T है. तो हमको क्या फाइंड करना है? T फाइंड करना है. So what must be the thickness of this thin film? मतलब T फाइंड करो, which when kept near one of the slits shifts the central fringe by how much? 5 mm. तो ये जो था, ये सेंट्रल फ्रिंज है. सेंट्रल फ्रिंज को वो कितने से शिफ्ट करने वाला है? 5 mm से. कितने शिफ्ट करेगा? 5 mm से. मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू 5 mm. करेक्ट. आगे क्या बोला है? फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज 1.1. तो जो फिल्म आपने यूज किया है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.1, और उसका एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स
द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस स्मॉल डी, ये भी आपको दिया है 0.5 mm। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने एक वर्ड भी मिस कर दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आई एम डूइंग दिस अगेन, थोड़ा ध्यान दो। सेंट्रल फ्रिंज कितने से शिफ्ट हुआ? 5 mm से। मतलब ये जो पहले सेंटर में था वो कहाँ पे आ गया अब? बराबर, वापिस यहां से यहां शिफ्ट हुआ। एक ब्राइट मैक्सिमा के सेंटर से दूसरे ब्राइट मैक्सिमा के सेंटर पर आ गया। मतलब कितना शिफ्ट हुआ? नहीं, वो तो वैल्यू दी है ना 5 mm, लेकिन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन ब्राइट मैक्सिमा एंड द कॉन्जुगेटिव ब्राइट मैक्सिमा? फ्रिंज विड्थ। तो अगर आपको ये नहीं समझा होगा कि ये शिफ्ट मतलब फ्रिंज विड्थ है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो x इक्वल टू कितना है? बीटा है, राइट। तो ये बीटा कितना दिया है? 5 mm। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ 5 mm से, मतलब उसका शिफ्ट हुआ 1 फ्रिंज विड्थ। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय 10 फ्रिंज विड्थ, तो x इक्वल टू कितना? 10 बीटा। कभी बोलेंगे द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट बाय 5 फ्रिंज विड्थ, तो x इक्वल टू कितना? 5 बीटा। तो यहाँ पे जब कुछ बोला नहीं है, क्या बोला है? सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। कितने शिफ्ट हो गया? 5 mm से। तो बाय डिफॉल्ट उसका शिफ्ट कितना है? 1 फ्रिंज विड्थ है, तो x इक्वल टू बीटा है। तो गिवन में सबसे पहले x इक्वल टू बीटा इक्वल टू 5 mm, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। 510⁻³ मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना था? 5400 एंगस्ट्रॉम था। मतलब 5400 एंगस्ट्रॉम मतलब 5400 इंटू 10⁻⁻10, मतलब 54 इंटू 10⁻⁻8 मीटर है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.1। और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स स्मॉल डी कितना दिया हुआ है? 0.5 mm, मतलब इंटू 10⁻⁻3, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। फाइंड क्या करना है? थिकनेस। ये जो थिन फिल्म यूज किया आपने, उसका थिकनेस फाइंड करना है। जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है मैं यहीं पे लिख दूंगा। अब पहले तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ लो। जब तक ये थिन फिल्म नहीं था तब तक सेंटर ब्राइट था। क्यों ब्राइट था? क्योंकि S1 से जो भी लाइट आएगा सेंटर तक पहुंचेगा, S2 से जो भी लाइट आएगा सेंटर तक पहुंचेगा। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मतलब पार्ट डिफरेंस सेंटर पे कितना है? 0 है। When there is no film in the path of S1 and S2, then the center is bright, obviously, because path difference is 0. S1 से जो वेव आया और S2 से जो वेव आया, they are traveling the same distance, मतलब पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है। The moment you keep this here, ये जो थिन फिल्म है, जैसे इसको तुमने यहाँ रखा, अब क्या होगा? तो थिन फिल्म रखने के बाद क्या होता है? You should know, light S1 S2 से emit हुआ, it is entering into denser medium, it bends towards normal or towards normal. फिर यहाँ से it is going from denser to rarer, it moves away from normal. तो जो पहले पाथ डिफरेंस नहीं था अब पाथ डिफरेंस है, क्योंकि S1 से जो लाइट आया है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और S2 से जो लाइट आया है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि उसका बेंडिंग हुआ अंदर। तो द लाइट फ्रॉम S2 ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस टू रीच द सेंटर, राइट। तो S1 से सेंटर तक और S2 से सेंटर तक पार्ट सेम नहीं है, तो पार्ट डिफरेंस आ गया। पार्ट डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो लाइट था उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कहाँ पे? फिल्म के अंदर। तो फिल्म के अंदर अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बन जाएगा पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस बनेगा ना। द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इनसाइड दिस थिन फिल्म विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। पहले पार्ट डिफरेंस 0 था, हमने बहुत बार देखा S1O और S2O, दिस पाथ्स आर इक्वल, मतलब पार्ट डिफरेंस इज 0, इसलिए तो सेंटर पे क्या बनता था? मैक्सिमम, मतलब सेंटर वाज
सेंट्रल मैक्सिमम मतलब जीरोथ ऑर्डर ब्राइट, तो सेंटर पे क्या था, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट। अब नाउ बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पाथ सेंटर में और मे नॉट लुक ब्राइट, हो सकता है डार्क हो सकता है ब्राइट हो सकता है, हमको फिलहाल पता नहीं, हमको तो बोला है कि एक फ्रिंज बिट शिफ्ट हो तो हम ब्राइट ही मान लेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अब पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है, देयर इज सम पार्ट डिफरेंस, यहाँ तक क्लियर। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा पाथ है, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा पाथ कितना है ये पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा पाथ traveled by light due to thin film is इसको पार्ट डिफरेंस बोल दूंगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है t इंटू म्यू माइनस 1। कहां से आया, रे ऑप्टिक्स से आया। रे ऑप्टिक्स में हमने लैटरल शिफ्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट देखा था स्टेट बोर्ड में, और उसी का एक एनालॉगस था जिसको आप नॉर्मल शिफ्ट बोलते हो, वो हमने जेई नीट में कवर किया है। ये फॉर्मूला हमने मेंशन किया था वहां पे, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट, राइट। तो लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसका फॉर्मूला अलग था, उसका फॉर्मूला क्या था याद है, टी सेक आर साइन ऑफ आई माइनस आर। वो लैटरल शिफ्ट था, ये नॉर्मल शिफ्ट है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हमने देखा था टी इंटू म्यू माइनस 1। तो ये जेई नीट रे ऑप्टिक्स में हमने डिराइव किया है। तो डजंट मैटर, सिर्फ इतना पता होना चाहिए जिस स्लिट के आगे थिन फिल्म लगाया है वहां का जो लाइट है वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, टी इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट, इसलिए तो इसको पार्ट डिफरेंस बोला ना, क्योंकि स्लिट के आगे अगर ये नहीं होता तो पार्ट डिफरेंस कितना होता, जीरो होता, क्योंकि S1O और S2O होता सेम, लेकिन ये एक्स्ट्रा पाथ है, तो एक्स्ट्रा पाथ कितना है, टी इंटू म्यू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। बट मैंने अभी बताया ये जो शिफ्ट है मतलब पाथ का डिफरेंस है कितना है, 1 बीटा। अभी तो हमने देखा ना, बट पाथ डिफरेंस है कितना, जितना शिफ्ट है, और शिफ्ट कितना है, बीटा है, इक्वेशन नंबर 2। तो therefore from 1 and 2 you can have पार्ट डिफरेंस कितना था, t इंटू म्यू माइनस 1, लेकिन पार्ट डिफरेंस मतलब शिफ्ट कितना है, बीटा है। अगर 10 बीटा बोला होता तो 10 बीटा लिखते, 5 बीटा बोला होता तो 5 बीटा लिखते। यहाँ पे हमको बोला है कि सिर्फ 5 mm से शिफ्ट हो गया, तो हमने लिख दिया 5 mm मतलब 1 फ्रिंज बिट। एक्चुअली इसका और एक सोल्यूशन हो सकता है, उसमें आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, बट द वे दे हैव गिवन यू क्वेश्चन, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, क्योंकि नॉर्मली बताना पड़ता है कि कितना शिफ्ट हुआ, तो हमको बोला नहीं है तो हम मान लेंगे कि एक फ्रिंज शिफ्ट हुआ, तो पाथ डिफरेंस और ये जो शिफ्ट है दिस आर इक्वल। तो यहां से आपको क्या चाहिए था, टी, तो क्या आ गया, टी बीटा अपॉन म्यू माइनस 1। बीटा कितना है, 5 mm है, तो 5 into 10 raised to -3। म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.1 माइनस 1। हाउ मच इज 1.1 माइनस 1, 0.1, कितना, 0.1 मतलब 10 raised to -1, ऊपर जाके क्या होगा, 10 raised to +1। तो 5 into 10 raised to -2 बन जाएगा, तो 5 into 10 raised to -2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 into 10 raised to -2 मीटर। दिस इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। ऐसा आएगा इसका सॉल्यूशन, राइट। अब क्वेश्चन का जैसा फ्रेमिंग है वैसा मैंने आंसर यहाँ पे दिया है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से आंसर अलग आ सकता है और आएगा भी, हो सकता है। वहाँ पे आपको दिया है 5.4 into 10 raised to -2, हमारा आया 5 into 10 raised to -2, राइट। एक ही बात है, 0.05 हमारा आंसर है और टेक्स्ट बुक में 0.054 है शायद, गुड। लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। The shift is equal to the path difference introduced by this film। इसने कितना पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया, t इंटू म्यू माइनस 1, करेक्ट। तो अब सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज हो सकता है, होगा, लेकिन ये जीरो ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, कितने शिफ्ट हो गया, बीटा। तो नॉर्मली ये जो शिफ्ट होता है, जो पार्ट डिफरेंस होता है, इट इज फाउंड टू बी सेम, जितना ये शिफ्ट हुआ उतना ही पार्ट डिफरेंस है। दिस इज द आइडिया हियर। So this is how you are supposed to solve this question. So let us look at one alternate solution
अब जब थिन फिल्म से लाइट पास होता है और थिन फिल्म अगर एक ही स्लिट के आगे है तो एक्स्ट्रा पाथ कितना हो गया, टी इंटू म्यू माइनस वन। सिमिलरली तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है। इस केस में जब थिन फिल्म का क्वेश्चन हो तो पाथ डिफरेंस का एक अल्टरनेट फॉर्मूला बनता है, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, थ्योरी में है नहीं। वो आता है एक्स लैम्बडा बाय स्मॉल डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, एक्स लैम्बडा बाय स्मॉल डी। हमने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या देखा था, एक्स डी बाय कैपिटल डी, बराबर ना, एक्स इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। लेकिन हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू नहीं है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट। So this is the part difference when you have film in front of one of the slits. तो ये part difference this should be equal to, और part difference और क्या था, ये था t into mu minus वन, करेक्ट। तो फिर अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर अलग मिलेगा, बट एज आई टोल्ड क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए था, क्योंकि इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि कितना फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ है। दूसरा ये फॉर्मूला ये हमको सिलेबस में तो है नहीं, तो ये कहाँ से आया, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब t इक्वल टू एक्स लैम्डा अपॉन डी इंटू म्यू माइनस वन। एक्स था फ्रिंज शिफ्ट, वो कितना था 5 mm, मतलब 510 टू -3। वेवलेंथ था 54 इंटू 10 टू -8 अपॉन डी। What is distance between the two slits? 5 into 10 to -4। मैं इसको 5 into 10 to -4 की जगह पे मैं लिखूंगा 0.5 into 10 to -3। Only to simplify calculations, cancel and cancel ones and tens। म्यू माइनस वन, म्यू की वैल्यू थी 1.1 और -1, मतलब ये कितना आ गया 0.1, मतलब 10 to -1, ऊपर जाके 10 to +1। तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से t इक्वल टू 54 10 और ये 10 to -8, मतलब 10 to -7 और 10 to -1 ऊपर आएगा तो 10 to +1, तो कितना आएगा 10 to -6। तो थिकनेस कितना है 54 माइक्रोमीटर का थिकनेस है। कितना है 54 माइक्रोमीटर का थिकनेस है। एक्चुअली दिस आंसर शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि थिन फिल्म मैंने स्टार्ट ही वहां से किया, थिन फिल्म का थिकनेस होता है माइक्रोमीटर के आसपास, राइट। तो रिमेंबर, फॉर इवन इफ इट इज नॉट गिवन टू यू इन थियरी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय थिन फिल्म, एक्स लैम्डा बाय स्मॉल डी, करेक्ट। तो ये दो अलग अलग अप्रोच है। आई वुड रिकमेंड यू दैट यू गो विद द सेकंड नंबर मेथड, क्योंकि थिन फिल्म का मतलब ही होता है माइक्रोमीटर उसका थिकनेस है। तो यू शुड हैव दिस सॉल्यूशन विथ यू। लिख देता हूँ रिकमेंडेड, एग्जाम में आ गया तो फिर यही लिखना। सॉरी। तो अब अगर जेई नीट में क्वेश्चन आता है थिन फिल्म का, इफ यू प्लेस थिन फिल्म इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, so the thickness should be in few micrometers। Done। अब अगर यहाँ पे हम एक की जगह पे दोनों स्लिट के आगे सेम थिकनेस सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फिल्म लगा देते तो क्या होता है, वापस से सेंटर पे आ जाता। गुड, देयर इज नो शिफ्ट, एक ने नीचे शिफ्ट किया एक ने ऊपर शिफ्ट किया। अगर दोनों सेम मटेरियल है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है और दोनों का थिकनेस भी सेम है, तो शिफ्ट विल बी सेम ना। अगला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट, सिंपल क्वेश्चन है।
white light consists of wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? व्हाइट लाइट का रेंज पता है आपको 400 से 700 नैनोमीटर होता है, विबग्योर होता है वायलेट टू रेड। अगर आपने इस व्हाइट लाइट को एक ग्लास स्लैब से पास कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ वेवलेंथ सीन? So this question will be given as an assignment. You are supposed to try by yourself. Simple question है, ज़्यादा difficult नहीं है ये, it's not very difficult. अगला question, this we will solve क्योंकि concept नया है तो फिर पता होना चाहिए. The optical path. What do you mean by optical path? तो path traveled by light in a given medium is called as optical path. ये भी concept optics में introduce हुआ था. What is the formula for optical path? D into mu. D is the distance traveled by light in that medium into mu is refractive index of the medium. For example, जब आप बोलते हो the distance traveled by light in air is 10 centimeter, you are actually taking 10 into mu. लेकिन what is mu for air? 1. तो ऑप्टिकल पाथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन दैट मीडियम. तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट of given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25. Find what is the value of x. तो हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल दिए हैं. एक बोला है फ्लिंट. फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है हाउ मच? 1.6. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्लिंट ग्लास भी दिया हुआ है, कितना है? 3 सेंटीमीटर. हमारे पास और एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.25. और आपको पूछा है फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दैट मीडियम, और इसको बोला हुआ है x. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दैट मीडियम इज डिनोटेड बाय x. तो x फाइंड करना है. तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ, एक काम करता हूं मैं, इसको ले लेता हूं. ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इनटू d. इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. तो एक्सट्रीमली सिंपल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्टिकल पाथ इन फ्लिंट ग्लास is equal to optical path in medium. बोला है ना इन्होंने, क्या बोला है? The optical path in flint glass is same as that of optical path in some other medium. Same मतलब दोनों क्या है? Equal है. लेकिन ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या था? म्यू डी, म्यू डी. This is in flint glass, this is in flint glass, this is in some other medium, and this is also in some other medium. What is the value of mu f? 1.6. What about distance? 3. हम आंसर सेंटीमीटर में लाएंगे, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं. I'll just write down answer in centimeter. What about mu m? 1.25. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दैट मीडियम dm, इसको क्या बोला है उन्होंने? x. और हम क्या फाइंड करना है? x. तो x will be equal to 1.6 into 3 upon 1.25. 0.25 5 बराबर, and this is 12 12 into 1.6 192 1.92 19.2. This is 19.2 upon 5. 12 into 16 is 192. So 12 into 1.6 is 19.2. 19.2 upon 5. Multiply divide by 2 कर लो, क्योंकि 10 बन जाएगा सीधा सीधा. नीचे 10 आ जाएगा ना, तो 10 आ गया तो सिर्फ डेसिमल शिफ्ट कर देना. 19 का डबल कितना? 38. पॉइंट हुआ कितना? 0.4. तो ऊपर कितना है? 38.4 है, और नीचे कितना है? 10 है. तो डेसिमल शिफ्ट कर तो कितना आ गया? 3.84. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अदर मीडियम? 3.84 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऑप्टिकल पाथ का डेफिनेशन याद रखो, नॉट डेफिनेशन, सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू इनटू डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल बाय द वे, इसका कुछ मतलब भी होता है.
आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे मीडियम में लाइट बेंड होगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दैट इज बाय म्यू इनटू डी, क्योंकि कितना बेंड हुआ ये म्यू बताता है, साइन आई बाय साइन आर। व्हाट इज साइन आर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट बेंड होता है। अगला क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन, और डबल स्लिट अरेंजमेंट। डबल स्लिट अरेंजमेंट मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट, वेवलेंथ इज 5890 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने नैनोमीटर में दिया है तो 589 नैनोमीटर है, बराबर है। दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। अब इसके वापस से दो मेथड है, आंसर दोनों का सेम आएगा। इस केस में मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, क्योंकि जो बाकी बुक्स में मेथड थोड़ा लेंदी है। वी विल गो थ्रू सम शॉर्टकट मेथड। पहले क्वेश्चन समझ लो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दैट आर 0.20 degree apart. What do you mean by 0.20 degree apart? What they are trying to tell you? Fringe weight. Very good. Fringes are 0.20 degree apart, मतलब दो फ्रिंज के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बताया है। So when they say that the interference fringes are 0.20 degree apart, मतलब the distance between angular separation, not distance, angular separation between the two centers, मतलब the centers of two bright fringes is 0.20। तो मैं वापस बता रहा हूँ, you have to be very careful here। जब ऐसा बोला हो the interference fringes are separated by 0.20, मतलब फ्रिंज विड्थ ही बताया है लेकिन एंगल में बताया है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है? बीटा। क्या होता है ये डिस्टेंस? बीटा, बराबर। अब आगे क्या बोला है? व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर? एंटायर अरेंजमेंट, वेरी गुड। तो अरेंजमेंट क्या था? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट क्या था? एक स्क्रीन था, एक हमारे पास स्लिट अरेंजमेंट था। स्लिट अरेंजमेंट में दो स्लिट्स थे, एक हमारे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट था, तो एक हमारे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट था। ये अरेंजमेंट है। दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, दिस इज स्क्रीन दैट यू हैव। और ये जो हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखते हैं वो स्क्रीन पे दिखेंगे, सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया है, वहां पे वर्टिकल दिखेगा। अब आपने पूरा का पूरा सेटअप आपने इमर्स कर दिया किसमें? वाटर में। पहले किसमें था? वो एयर में था, अब किसमें है? वो वाटर में है। तो यू आर इमर्सिंग दिस कंप्लीटली इन वाटर। तो इसको वाटर में इमर्स करने के बाद फ्रिंज विड्थ चेंज होता है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज होता है। तो आपको यही पूछा है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है, न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, मतलब व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। अब गिवन में हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम दिस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब l/1, मतलब कौन? बीटा, दैट इज नथिंग बट लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आपको याद होगा हमने एक वो टेबल बनाया था जिसमें हमने YDSC और डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंपेयर किया था। मैंने आपको तब बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस से एंगल में जाना है, मतलब आपको फ्रिंज विड्थ को एंगल में मेंशन करना है, तो क्या करना? डिवाइड बाय डी, कैपिटल डी ऑन बोथ साइड्स, मतलब इस डी को यहाँ पे लाओ, ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। दिस इज व्हाट? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज नथिंग बट लैम्डा बाय स्मॉल डी, करेक्ट। तो ये बन गया फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देन हमको गिवन में क्या है? इनिशियल फ्रिंज विड्थ है, कितना है? 0.20 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 589 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। अब इनिशियली सराउंडिंग में कौन था? एयर था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1 था। उसके बाद आपने पूरे सेटअप को देखो, तो आइडिया ये डायग्राम ड्रॉ करने के पीछे इंटेंशन ये था कि जब आप पूरा सेटअप इमर्स कर देते हो तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डज नॉट चेंज। ये कैपिटल डी था, कैपिटल डी ही रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स आल्सो डज नॉट चेंज। ये जो डिस्टेंस था वो वही डिस्टेंस है। ये डी है, ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये भी स्मॉल डी है।
तो ये जो स्मॉल डी कैपिटल डी है, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स जो है वो चेंज नहीं होते, बिकॉज आपने स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस चेंज नहीं किया, सीधा उठाया सेटअप रख दिया पानी के अंदर। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो म्यू2 कितना है यहाँ पे 1.33, 1.33 मतलब कितना 4/3। हमको फाइंड करना था व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ, मतलब व्हाट इज थीटा 2। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि फॉर्मूला बनाओगे कैसे। सबसे पहले यू शुड नो दैट एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय डी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय डी, ये पता होना चाहिए। और लीनियर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। So what is linear fringe width? Lambda capital D by small d. What is angular width? Lambda by d. अगर ये पता है तो कम स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब लुक, मैंने बोला ना ये कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज होगा क्या? नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो थीटा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा पे। तो यहां से समझ में आ गया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। बट डू यू नो refractive index is defined as speed of light in air to that of speed of light in medium, but v, if you remember, is n lambda. Velocity is frequency into wavelength. अब ये भी मैंने आपको बताया था जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है, when light goes from one medium to another medium, something that does not change is frequency. तो ये कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so from equation number 1 and 2, what do you see is theta is proportional to lambda, but lambda is inversely proportional to mu, therefore theta is inversely proportional to mu. Therefore, theta 2 by theta 1 equal to mu1 by mu2, and therefore theta 2 equal to mu1 by mu2 into theta 1. mu1 कितना है 1, mu2 कितना है 4/3, 4/3, 3/4। theta 1 कितना है 0.20, 0.20 1 जा and 0.5 जा। 0.5 into 3 is 0.15 डिग्री। तो ये हो गया न्यू फ्रिंज विड्थ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि अगर आप पूरे सेटअप को, एंटायर सेटअप को एक डेंसर मीडियम में अगर आप डालते हो तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? कम होता है। तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। एंड इनिशियल कितना था 0.20, फाइनल कितना है फाइनल 0.15। तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस व्हेन यू बेसिकली इमर्स द एंटायर सेटअप इन डेंसर मीडियम। डन हो गया क्वेश्चन खत्म। तो नाउ बिफोर वी गो ahead, 1.5, तो 1.5 एक मिनट। फिर ये जो है ना ये 0.05 है, बराबर है ना? क्योंकि 2/4 1/2 होता है, तो ये 0.05 है, समझ लेना थोड़ा सा। 0.05 इंटू, सी व्हाट हैपेंस इज मेनी टाइम्स दिमाग में कैलकुलेशन अलग चल रहे होते हैं और यहाँ पे अलग से कुछ लिखा जाता है। बट डेफिनेटली एक चीज तो पक्की थी, जब इनिशियल 0.2 है तो मैंने अब भी बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया क्योंकि अब वाटर है, पहले क्या था? एयर था। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इनिशियल कितना था 0.2 था, तो अभी आंसर 0.2 से कम होना चाहिए कि नहीं? तो मैंने गलती से 0.5 लिख भी दिया, सपोज लिख दिया 0.5, तो 1.5 तो हो नहीं सकता ना, वो तो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। हाँ, तो थोड़ा सा समझ लेना, कभी कभी 1 और हो जाता है कैलकुलेशन में गलती, लिखने में गलती, नॉट कैलकुलेशन में गलती, तो डजंट मैटर। ओके, तो 0.15 ही आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी 1.5, नहीं हो सकता 1.5। अब ये सिंपल क्वेश्चन है 17 नंबर। अनपोलराइज्ड लाइट UPL with intensity I0 is incident on two polarities.
तो जब दो पोलराइड की बात हो तो लॉ ऑफ मॉलस एप्लीकेबल है, लेकिन कब है? दूसरे पोलराइड के बाद है। द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड makes an angle of 50 degree with the vertical and the axis of second polaroid is horizontal. What is the angle between vertical and horizontal? 90 degree. What is the intensity of light after it has passed through second polaroid? तो क्वेश्चन अच्छा है, इजी है। हमारे पास दो पोलराइड्स है। आई शो बोथ ऑफ द पोलराइड्स हियर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, ये एक्सिस ऑफ पोलराइड नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, जो पहला पोलराइड है उसका एंगल कितना है? 50 विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो ये वर्टिकल लाइन दिखाया है मैंने जस्ट टू इंडिकेट एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइड। तो ये क्लियरली मेंशन किया है द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एंगल ऑफ 50 विद द वर्टिकल। तो ऐसा है वो। तो व्हाट इज दिस एंगल? 50 डिग्री। और दूसरे केस में, दूसरे पोलराइड के केस में एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइड क्या है? हॉरिजॉन्टल है। मतलब कितना एंगल है? 90 डिग्री। बराबर। ये एंगल कितना था? 50 डिग्री। थीटा 1 इज 50। ये एंगल कितना है? 90। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड एंड सेकेंड पोलराइड? हाँ, 40 डिग्री। 40 होगा ना? इमेजिनेशन इमेजिनेशन। इससे सिंपल क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते वो लोग, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। ये कौन है? वर्टिकल है। ये कौन है? एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड है। इसका एंगल कितना है? 50 डिग्री है, जिसको हमने क्या बोला है? थीटा 1 बोला है। ये कौन है? ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल किसका एक्सिस है? सेकेंड पोलराइड का है। इसका एंगल कितना है? 90 है। तो फिर 90 माइनस 50 कितना होगा? 40 होगा। और लॉ ऑफ मॉलस में आप इसको क्या बोलते हो? थीटा बोलते हो। तो थीटा कितना है? 40 डिग्री है। करेक्ट। अनपोलराइज्ड लाइट था हमारे पास था अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है? I0। कितना दिया हुआ है? I0। ये पहला पोलराइड था P1, ये दूसरा पोलराइड है P2। पहले पोलराइड से लाइट पास होने के बाद इंटेंसिटी कितना होता है? I0/2। एक वाइब्रेशन, कम से कम एक वाइब्रेशन जो पैरेलल था, किसको पैरेलल था? एक्सिस को पैरेलल था, वो हो गया पास। फिर यहाँ पे आने के बाद इंटेंसिटी I2 क्या होता है? I1 cos स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका। देयरफॉर I2 इक्वल टू I1, लेकिन I1 कितना था? I0/2 था। cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। वो पता है हमको 40 डिग्री है, बट अभी लिखना तो पड़ेगा। I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 50 दैट इज 40। तो cos स्क्वायर 40, तो cos ऑफ 40 ये आपको मिल जाएगा लॉग बुक से। अभी फिलहाल मैं लॉग बुक यूज नहीं करूंगा, मैं करूंगा कैलकुलेटर यूज। तो आपको नेचुरल कोसाइन देखना है, लॉगरिथमिक नहीं। तो 40 डिग्री का कोसाइन 0.766 सही है। क्यों सही है? व्हाट इज cos ऑफ 45? 1/√2 मतलब कितना? 0.70। और cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। मतलब ये एंगल के साथ डिक्रीज होता है वैल्यू, एंगल बढ़ता है और cos की वैल्यू कम होती है। मतलब cos ऑफ 45 के बाद जो एंगल्स है उस पे वैल्यू 0.70 से कम होगी। हमारे पास कितना था? 40 डिग्री था, तो 0.70 से ज्यादा होगी। तो 0.70 से ज्यादा ही है ना, 0.76 है। बराबर। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। कितना आ गया? 0.5868। बराबर। डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। कितना आ गया? ओके, नो नथिंग। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 0.5868 तक तो पहुंच ही गए थे। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.293 होता है। इसका हाफ कितना होता है? 0.293 हो जाएगा ये। तो डिवाइड बाय 2 कर लो, 0.293 आ गया। तो ये आ गया 0.293। मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद कितना मिला? 0.293 I0।
तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, विच इज 0.3 I0, मतलब 30% ऑफ द टोटल इंटेंसिटी, क्योंकि I0 क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी था, उसका 30% रफली डन। So before we go ahead to next question, again the same thing, उसका theory सिलेबस में नहीं है लेकिन उस पर क्वेश्चन है। तो जो ओल्ड सिलेबस था उसमें दो टॉपिक थे, एक था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जैसे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हो। आपको याद होगा इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कंडीशंस थे कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स थे, स्लिट, 2 slits derived from the same monochromatic source, Lloyd mirror, और तीसरा था बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। अब उस पर क्वेश्चन है तो हमको पहले पूरा सेटअप समझना पड़ेगा, और वो समझने से पहले और एक चीज था जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, कॉन्जुगेट मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट का मतलब पता है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट? यू नो एवरी लेंस हैज टू फोकल लेंथ होते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस के, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो अब व्हाट हैपेंस इन कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, पहले वो समझ लेते हैं। लेट अस से, देखो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में और एक चीज थी, अगर आपको याद होगा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, उसमें हम लोग जो वर्टेक्स था, किसका वर्टेक्स? बाइप्रिज्म का वर्टेक्स, उसका एंगल लगभग था 179 डिग्री 180 डिग्री के आसपास। उसके आगे क्या रखते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते हैं। कितना सोर्स था? सिंगल सोर्स था। लेकिन अगर हम रे डायग्राम को, रे को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो क्या दिखता है? लाइट इज कमिंग फ्रॉम 2 वर्चुअल सोर्सेस, और S1 और S2 में डिस्टेंस कितना है? D है। तो मैंने आपको बताया था कि ये D डायरेक्टली मेजर नहीं हो पाता है क्योंकि वो वर्चुअल सोर्सेस है। जिनको नहीं याद है, आई विल जस्ट टेल यू वेरी रैपिडली। हमारे पास दो राइट एंगल थिन प्रिज्म थे, राइट एंगल थिन प्रिज्म थे, जिनको हमने बेस टू बेस ज्वाइन किया था और बन गया था बाइप्रिज्म। हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ लाइट था, लेकिन हमको ऐसा दिखता है कि लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। ये जो दो सोर्सेस थे S1 एंड S2, ये वर्चुअल सोर्सेस है, और इन दोनों का डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड होता नहीं है क्योंकि ये सोर्सेस रियल नहीं है, ये क्या है? वर्चुअल। तो अगर मुझे फाइंड करना हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वर्चुअल सोर्सेस, तो डायरेक्टली नहीं होता है, उसके लिए एक मेथड है व्हिच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। और अगले क्वेश्चन में हमको कॉन्जुगेट फोकाई मेथड अलोंग विद द बेसिक सेटअप ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लगने वाला है, तो पहले वो समझ लो। अब कॉन्जुगेट फोकाई मेथड में होता क्या है, हमारे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, S1 एंड S2। लेट अस से दीज टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। अगर मैं इन दोनों सोर्सेस को दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं मान के सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करता हूं, तो व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? D, right? If you do not take this to be two different sources, but if you take this to be a single object, then the size of object is D, right? Then अब there are two different positions of lens, लेंस के दो अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज बनेगा स्क्रीन पे, मतलब इमेज बनता है सेम डिस्टेंस पे। तो फॉर टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। इन दो लोकेशंस को बोलते हो कॉन्जुगेट फोकाई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा रहता है फिक्स। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज फिक्स्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां था वही है, इमेज जहां बनना है वहीं बनेगा, राइट? एक लोकेशन पे जब रखोगे, जब यहां पे लेंस को रखोगे, लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1, और इमेज का बनेगा स्क्रीन पे, दिस इज इमेज डिस्टेंस V1। इस केस में जो इमेज बनता है वो होता है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब ये जो दो सोर्सेस थे जिसका डिस्टेंस D था, अब यहाँ जो दो इमेज बनेंगे S1 डैश एंड S2 डैश, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस D1, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो सोर्सेस हमको दिखते हैं कैसे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो डू यू नो, हमने मैग्निफिकेशन नाम का एक पैरामीटर रे ऑप्टिक्स में डिफाइन किया है, याद है? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज साइज, व्हाट इज इमेज साइज? D1 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज दैट इज D, इक्वल टू
equal to image distance upon object distance, equation number 1. Then अगर मैं इस लेंस को एक दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करता हूं, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई, दूसरा फोकस है वो लेंस का, अगर वहां पे शिफ्ट करता हूं तो होता क्या है, वापस से इमेज कहां बनेगा, स्क्रीन पे बनेगा, विथ ओनली डिफरेंस दिस टाइम कि ये जो दो इमेजेस हैं दे आर एट स्मॉलर डिस्टेंस कंपेयर टू द सोर्सेस, मतलब कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. तो पिछले केस में D1 वाज ग्रेटर देन D. इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सोर्सेस है D2, ये D2 क्या है, लेस देन D. क्या है ये, लेस देन D है. अब ये होता कब है, मतलब वापस से इमेज सेम डिस्टेंस पे कब बनता है ये पता होना चाहिए. पहले सेम डिस्टेंस मतलब सेम स्क्रीन पे, पहले भी इमेज उसी स्क्रीन पे था, ऑब्जेक्ट भी वही था, अब भी इमेज वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ अगर कुछ है तो वो है पोजीशन ऑफ लेंस. तो ये कब होता है, जब सेकेंड केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस था वो यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. मतलब ये फ्लिपिंग होता है स्विच, पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब इमेज डिस्टेंस है, पहले केस का इमेज डिस्टेंस अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड. तो जब आप लेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हो, क्योंकि हर बार नहीं होगा ना, आपने लेंस को कहीं और रख दिया होता, अगर कहीं और रख देते तो फिर स्क्रीन पे इमेज नहीं बनने वाला. स्क्रीन पे इमेज दो लोकेशंस पे बनता है. एक पहला जो पोजीशन था उसको मैं बोल दूंगा L1, अब दूसरा जो पोजीशन उसको बोल दूंगा मैं L2. ये दो ऐसे पोजीशंस है फॉर विच द इमेज इज फॉर्म्ड अगेन एट द सेम स्क्रीन. तो ये दो पोजीशंस को बोलते हो कॉन्जुगेट फोकाई. ये कब होता है, पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस है, पहले केस का इमेज डिस्टेंस, दूसरे केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. फिर वापस वही, अब इमेज साइज, व्हाट इज इमेज साइज, D2 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज D. इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, U1. V2 मतलब U1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब V1. इक्वेशन नंबर 2. अब प्रॉब्लम क्या था हमारा प्रॉब्लम था कि जो D है हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्चुअल सोर्सेस है, दीज आर नॉट रियल सोर्सेस. तो हमारे दो इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को कर दो मल्टीप्लाई. तो ये आ जाएगा आपके पास D1 बाई D, D2 बाई D. इसका राइट हैंड साइड क्या है, V1 बाई U1, इसका क्या है U1 बाई V1. कैंसिल क्या बचा यहाँ पे 1. तो D1 इंटू D2 अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1. तो D स्क्वायर कितना है D1 इंटू D2, तो D कितना है अंडर रूट ऑफ D1 इंटू D. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस. अब लोग प्रॉब्लम ये है, आप वर्चुअल सोर्सेस को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते डिस्टेंस, लेकिन इमेज तो दिखता है ना स्क्रीन पे, तो D1 तो तुम मेजर कर सकते हो. वर्चुअल सोर्सेस नहीं मेजर कर सकते हो क्योंकि वो वर्चुअल है, वो एग्जिस्ट नहीं करते. इमेज तो एग्जिस्ट करता है ना स्क्रीन पे, तो तुम ये मेजर कर सकते हो डायरेक्टली, यस. D2 मेजर कर सकते हो, यस. तो D1 इंटू D2 का रूट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस. तो अगले क्वेश्चन के लिए पहला ये रिक्वायरमेंट था जो अभी नए सिलेबस में नहीं है, पता होना चाहिए. दूसरा रिक्वायरमेंट है टू नो व्हाट इज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. Fresnel biprism experiment is also an experiment which is used to verify existence of interference pattern. और मैंने आपको रफली बाइप्रिज्म ड्रॉ करके पीछे एक स्क्रीन भी दिखाया था जहां पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है. जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो अगेन थोड़ा सा अलग था, टेक्स्ट बुक से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट वाज नॉट रॉन्ग, इट वाज ड्रॉन स्लाइटली डिफरेंटली. अब इन केस ऑफ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा चेंज है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा सेटअप एक टेबल पे माउंटेड होता है और इस सेटअप में जो भी चीजें हैं, मतलब सोर्स होगा, बाइप्रिज्म होगा, लेंस है, वो सारे के सारे मूवेबल है. यू कैन जस्ट मूव हियर एंड देयर.
सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे प्रोड्यूस करते ही नहीं है। यहाँ पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न डायरेक्टली देखते हैं आई लेंस से, मतलब आई पीस से। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न इज डायरेक्टली रिकॉर्डेड, आई मीन यू डायरेक्टली सी थ्रू आई, देयर इज नो स्क्रीन। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आई पीस। देन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। वेल बाय द वे, बिफोर आई ड्रॉ दिस कंप्लीट डायग्राम, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे माउंटिंग्स किए हमने, आईपीस होगा, सोर्स होगा, दे शुड बी अलोंग द सेम सेंटर। उन सबका सेंटर एक ही लाइन पे होना चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस पैटर्न कभी दिखेगा नहीं। यहाँ पे आ गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स, उसके बाद बायप्रिज्म है। वेल उससे भी पहले एक स्लिट होता है, स्मॉल स्लिट, मैंने बताया था आपको, याद है जब हम देख रहे थे कि बायप्रिज्म यूज करके कैसे मोनोक्रोमेटिक कैसे कोहेरेंट सोर्स बनाओगे, तो मैंने बोला था कि वर्टेक्स और सोर्स के बीच में क्या होता है, स्लिट। तो यहाँ पे भी स्लिट है। फिर आपके पास बायप्रिज्म है, यू हैव बायप्रिज्म समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एक लेंस है, यू हैव अ लेंस, एंड दिस लेंस इज मूवेबल लेंस, क्योंकि ये कॉन्जुगेट फोकाई मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो इस लेंस को मूव करना पड़ेगा। आपको पहले यहाँ पे रखना है, L1 पे रखना है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। फिर L2 पे रखना है, वापस से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। तो दिस इज द जनरल सेटअप ऑफ अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो ये बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का जनरल सेटअप है, दिस इज जनरल सेटअप। तो ये सारे के सारे माउंटेड होते हैं ऑन द सेम टेबल एंड they can move parallel to the length of the table। यहां तक क्लियर? क्योंकि ये पता होगा तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। राइट, क्लियर? तो ये फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, इसमें सोर्स, स्लिट, बायप्रिज्म, लेंस, आईपीस। आईपीस इज इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन की जगह पर डायरेक्टली यू सी थ्रू आईपीस। है ना क्लियर? तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों चीजें याद रखना, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड एंड दिस सेटअप। क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे।